कि यह आयोजन दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन कैसे बन चुका है। दुनिया के जो सबसे बड़े आयोजन है, जिसमें जर्मनी का अक्टूबर फेस्ट, इसमें 72 लाख पर्यटक आते हैं। रियो कार्निवल ब्राजील का है, इसमें 70 लाख पर्यटक आते हैं। और हज मक्का में 25 लाख श्रद्धालु पहुंचते हैं। ये कुल दुनिया की आयोजन की स्थिति है। और अकेले महाकुंभ अभी एक सप्ताह बाकी है, 56 करोड़ की सीमा लांघ चुका है। महोदय, भारत और चीन के अलावा दुनिया में किसी भी देश की आबादी इससे ज्यादा नहीं है। यूरोपीय संघ की जो आबादी है वह कुल है 44 करोड़ 90 लाख, महाकुंभ में उस पहुंच चुके हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की आबादी है 34 करोड़ 66 लाख, उससे ज्यादा लोग महाकुंभ में आ चुके हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनकी टोटल आबादी को भी जोड़ देंगे, उससे भी ज्यादा हमारे महाकुंभ में लोग आ चुके हैं। अकेले प्रयागराज उसको अपने साथ जोड़ रहा है। और इसलिए मैं आज के इस अवसर पर अपने विपक्ष के मित्रों से कहना चाहूंगा, आप इसके लिए सदन में मुद्दा उठा सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं, हम रोक भी नहीं सकते, लेकिन शब्दों की मर्यादा का ध्यान जरूर रखें जब आप सोशल मीडिया में या मीडिया में कोई वक्तव्य देते हैं। दूसरा, जब आप कोई टिप्पणी करते हैं कि हजारों की संख्या में मौत हो गई, अलग अलग लोगों ने, समाजवादी पार्टी के नेता भी थे, कांग्रेस के नेता भी थे, जिन्होंने इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान दिए। हमें उन तथ्यों को देखना चाहिए जो मैं कह रहा हूं कि डिजिटल कुंभ, जिनको आप मृतक बता रहे हैं, जिसमें एक प्रयागराज के महोदय, एक प्रयागराज के ही सज्जन है, हम उनका भी दे रहा हूं, भगदड़ में जिसे मृत माना वो 13वें के दिन घर पहुंचा, ये प्रयागराज के हैं, है ना। अब उसके बाद भी ये सज्जन आपके जीरो रोड के खूंटी गुरु के घर लौट आए। यानी ये मौनी अमावस्या के स्नान पर्व पर भगदड़ के बाद से लापता थे। हादसे में लापता खूंटी गुरु को मृत मानकर उनकी 13वीं की तैयारी हो चली थी। शाम को भोज के लिए मोहल्ले में तैयारी चल रही थी कि तभी तक वो ई रिक्शा से उतरे और अब बताओ, ये दुष्प्रचार आप ही लोग कर रहे थे। आप देखिए कि खूंटी गुरु कई दिनों से घर नहीं लौटे थे और 13वीं में 13 ब्राह्मणों को भोज कराने की तैयारी हो रही थी। खूंटी गुरु ई रिक्शा से उतरे और उनको देखने के लिए पूरा आयोजन ही निरस्त करना पड़ा। फिर आने में लोग स्वागत हो। तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, ये 20,000 लोग हैं तो नहीं भाई, अब वहां आप जैसे महापुरुष कुछ रहे होंगे, वहां कैमरा लेकर खड़े रहे होंगे देखने के लिए कि अब इसके बाद लोगों के कमेंट लेंगे, लोगों से बुलवाएंगे कि देखिए साहब सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर पाई, हो गया। और तब तक वे स्वयं ही प्रत्यक्ष रूप से मूर्त रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने कहा बे ये नमूनों में विश्वास मत करो, ये झूठ के सौदागर हैं। मैं तो अभी जीवित हूं, मैं तो ऐसे भंडारे का आनंद ले रहा था पूरे प्रयागराज का। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं पांडे जी, मैं इसीलिए कह रहा हूं महाकुंभ में कोई भूखा नहीं रह सकता। और हिंदुस्तान का पेट इतना बड़ा है, हमारी तो परंपरा है। अब गुरुद्वारा में जाइए, किसी मठ में मंदिर में जाइए, लंगर फ्री में चलते हैं,
कोई भी आएगा उसकी जाति नहीं पूछी जाती, पंथ नहीं पूछा जाता, क्षेत्र नहीं पूछा जाता, भाषा नहीं पूछा जाता। वो केवल इशारों से कर देगा। लोग सम्मानजनक ढंग से अतिथि मानकर उसका सम्मान करते हैं। ये भारत है। मान पूर्णा की हम पूजा करते हैं। आप क्यों भारत को बदनाम कर रहे हैं? मुझे अफसोस होता है, आप भाजपा से लड़ते लड़ते भारत से लड़ने लगते हैं। मैं एक वक्तव्य आपका दिखा रहा हूं, आपके समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का वक्तव्य है, और वो वक्तव्य है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य है। ये वक्तव्य है श्री अखिलेश यादव का। महोदय, उन्होंने कहा है कि हमारा देश कभी विकसित भारत नहीं बन सकता। ये देखो ना, ये क्या है? ये यानी एक राजनीतिक दल अपने देश के प्रति इतनी दुर्भावना रखता है, और इसलिए देश अब इस बात को कहने लग गया है कि अगर श्री राहुल गांधी की उपस्थिति भाजपा की जीत की गारंटी है, तो उत्तर प्रदेश में से अखिलेश यादव की उपस्थिति भाजपा की जीत की निश्चित गारंटी है। और ये गारंटी उपचुनाव ने दे दिया है। ये उपचुनाव दे चुका है, और ठीक ही बात है। पप्पू और टप्पू में बहुत अंतर थोड़ा है। नाम का असर होता है। चच्चू ने वैसे थोड़ा नाम रखा है, तो ठीक है, चच्चू भी शांत हैं, लेकिन समय आने पे अपना ओस दिखाएंगे। महोदय, मैं विनम्रता से कहूंगा कि महाकुंभ पे राजनीति न करें, अपनी बात को रखें शालीनता के साथ, मर्यादा के साथ। लेकिन जो लोग जीवित हैं, अपने परिवार के साथ मिल रहे हैं, उनको मृतक मत बताइए। और पांडे जी, आप तो इतने बुजुर्ग हैं, इतने वरिष्ठ हैं। हमारे यहां तीर्थ यात्राएं होती थी, लोग जाते थे, बड़े श्रद्धा के साथ जाते थे। हमारी आस्था है, कैसे आप इसको रोक सकते हैं? लेकिन उनको बदनाम मत करिए, उनकी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ मत करिए। मैं तो तेलंगाना का भी उदाहरण आपको दे दिया, उत्तर प्रदेश का मैंने दिया, गोरखपुर का मैंने दिया, प्रयागराज का मैंने दिया। और जो लोग प्रयागराज में भगदड़ के शिकार हुए हैं या फिर विभिन्न रोड एक्सीडेंट के शिकार हुए हैं, सरकार की पूरी संवेदना है, सरकार उनके साथ खड़ी होगी। और इन सभी घटनाओं की जांच करने के लिए इसीलिए सरकार ने एक जुडिशियल कमीशन का गठन भी किया है। जुडिशियल कमीशन अपना काम कर रहा है, तथ्य भी मांगेगा, जानकारी भी मांगेगा, हर एक स्तर की जानकारी लेगा। और मैं इस सदन को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहूंगा, इस बात के लिए आश्वस्त करूंगा कि प्रयागराज भगदड़ का कोई गुनाहगार होगा तो बख्शा भी नहीं जाएगा। कोई भी होगा, कहीं भी छुपा होगा, किसी भी स्तर पर होगा, और कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह किसी भी स्थिति में बचेगा नहीं। ये मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं, पूरे सदन को आश्वस्त करता हूं। लेकिन मैं आपसे इस बात में विनम्र अपील भी करूंगा, आयोजन किसी पार्टी का, किसी सरकार का नहीं है। सरकार ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है, प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा है। यह आयोजन समाज का है, भारत का है, सनातन धर्म का है। और सनातन धर्म को और भारत को कृपया अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए बदनाम मत करिए। यही मेरी आप सबसे अपील थी। धन्यवाद। अखिलेश जी ने जो बातें कुंभ पर बोली कि 144 साल बाद ये महाकुंभ आया है, ये झूठ है। आपने कहा, ये आपने ये कहा। देखो, मैं तो पंडित नहीं हूं, बहुत मैं युवा हूं, और मेरे जैसे अनेक युवा इस महाकुंभ में स्नान करने जा रहे हैं। इनकी स्पीच के बाद एक आस्था का विषय है, श्रद्धा का विषय है। इसलिए आज तक मुझे लगता है कि 25-30 करोड़ लोग, इस 40 करोड़ लोग जो भी जाएगा उतना 100 करोड़, जो इतने करोड़ों लोग गए,
करोड़ों लोग एक आस्था के साथ गए, एक श्रद्धा के साथ गए कि ये महाकुंभ में जाकर उन्होंने दर्शन लिया। लेकिन मुझे लगता है कि यहां पर अगर अखिलेश जी हिंदू के विरोध में, महाकुंभ के विरोध में अगर नहीं बोलेंगे, आपने शुरुआती विरोध से की, स्नान तो करना पड़ेगा, डुबकी तो लगाना पड़ेगा अखिलेश जी, क्योंकि आज जिस तरह डर से डुबकी जो है कुछ लोग वहां पर लगा के आए, क्योंकि जिस तरीके से आज लोग साथ में आ रहे हैं, हमेशा आपने हिंदू धर्म का विरोध, आपको नहीं बोल रहा हूं, खाली मैं विपक्ष को बोल रहा हूं, हिंदुओं का विरोध, श्रद्धा का विरोध, ये करने का काम हमेशा इन्होंने किया है। लेकिन आज देश की जनता एकत्रित आ रही है मोदी जी के नेतृत्व में, इसलिए तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में पूरी मेजॉरिटी के साथ ये सरकार स्थापन है। आज मैं यहां पर इस बजट, अरे आप लोग 100 पार नहीं कर पाए, 99 तक अटक गए। आज इस बजट को मैं मेरी पार्टी शिवसेना और हमारे नेता एकनाथ शिंदे जी की तरफ से पूरा समर्थन करता हूं, क्योंकि ये हर वर्ग को कुछ ना कुछ तो देने का काम इस बजट ने किया है। इस बजट ने ड्यूअल रिकॉर्ड सेट किया है। पहला, एनडीए सरकार का यह 11वां बजट है जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है, और दूसरा रिकॉर्ड है कि निर्मला सीतारमण जी जो पहली इस भारत की फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने 8वां बजट इस सदन में प्रस्तुत किया। वो हमारे देश की रक्षा मंत्री भी रह चुकी है, अभी वित्त मंत्री भी है। उनके कार्यकाल में देश समृद्ध भी हुआ और सुरक्षित भी। अगर मोदी जी को टीम इंडिया का कप्तान हम कहते हैं, तो आज टीम इंडिया का विनिंग ऑलराउंडर जो है हम निर्मला सीतारमण जी को कह सकते हैं। 2014 में जब कांग्रेस ने एक पैरालाइज्ड इकोनॉमी हमें दी, तो हमारा बजट 17,94,000 करोड़ था। आज सरकार का बजट 50,65,000 करोड़ का है, जिसमें 39,44,000 करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और 11,21,000 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसका मतलब तीसरे कार्यकाल में 3 गुना अधिक बजट, 3 गुना अधिक विकास और 3 गुना स्पीड से विकास इस देश में हो रहा है। यह बजट कितना महत्वपूर्ण है, इसका क्या इंपैक्ट होगा, ये मैं कुछ पंक्तियों में आपको बताना चाहूंगा। किसान, मजदूर, युवा और महिलाओं का बजट आया है। मिडिल क्लास के लिए खुशियां लाया है। 12 लाख तक अब टैक्स नहीं लगेगा, हर घर में खुशियों का दीप जलेगा। मध्यम वर्ग का अब होगा उत्थान, उनकी मेहनत को मिला है पूरा सम्मान। युवाओं को मिलेगा काम, गरीबों को मिलेगा अपना पक्का मकान। बजट ने रखा है समाज के हर वर्ग का पूरा ध्यान। सुन लीजिए, परेशान और विपक्ष हो गया है परेशान। इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा अब होगा पूरे देश में। सड़क, पुल और मेट्रो बनेंगे हर प्रदेश में। वंदे भारत और बुलेट ट्रेन से महाराष्ट्र को भी नई रफ्तार मिलेगी। डबल इंजन की गाड़ी अब 3 गुना तेजी से चलेगी। मैं 2020 का वो समय याद करता हूं कि जब वित्त मंत्री जी मुंबई में एक फंक्शन में आई थी, तब के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कहते थे कि मुझे बजट को समझता नहीं है, फिस्कल डेफिसिट को समझता नहीं है। मैं मेरे बजट का जो भी दूसरे दिन कहना हो, तो पहले ही दिन, पहले दिन एक टिप्पणी बना के रख देता हूं बजट आने के पहले। वैसे ही हालत मुझे लगता है कि इस बार विपक्ष की हुई थी। पुराने डायलॉग्स जो है विपक्ष ने रटे हुए थे, प्रैक्टिस किए थे,
लेकिन बजट आने के बाद पूरी तरीके से चेकमेट करने का काम निर्मला सीतारमण जी ने विपक्ष को किया। इसलिए जब हम बाहर गए, मकर द्वार पर गए, तो मकर द्वार पर विपक्ष का एक भी सांसद जो है वहां पर बाइट देते हुए दिखा नहीं, क्योंकि अभी क्या कहेंगे, क्योंकि बजट में इतना कुछ दे चुका है, तो आज विपक्ष जाकर क्या आलोचना करेंगे। ये सही परिस्थिति बता रहा हूं मैं। मुझे लगता है कि विपक्ष के कुछ साथी खुद का भी कुछ टैक्स रिलीफ खुद को मिला है कि नहीं, वो भी सोचते होंगे। ये जो बजट दिया गया है वो भले ही विपक्ष के समझ में ना आए, लेकिन देश की आम जनता के समझ में जरूर आया है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर अरुणाचल तक मिडिल क्लास के हर वर्ग में खुशी की लहर यहां पर इस बजट के कारण। मैंने इस सदन में पहले भी बताया है कि हमारी सरकार स्कीम्स के लिए जानी जाती है, और जो कांग्रेस की सरकार थी वो स्कैम्स के लिए आज भी जानी जाती है।